मेरा नाम कोमल है और मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतना सब तूफान आने वाला है। मेरी हंसती खेलती मासूम 15 साल की बच्ची 10 महीने से मानसिक अस्पताल में एडमिट है। आज मैं उससे मिलने आई तो नर्स मुझे देखकर बहुत डांटने लगी। कहीं आपकी बेटी तो इस हाल में भी कांड कर बैठी है। आपसे अपनी बेटी नहीं संभाली जाती क्या? उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ। नर्स की बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस बेचारी का तो कोई सूझ बूझ ही नहीं है। वह अपने होशो हवास में नहीं है, तभी तो आज इस पागल खाने में एडमिट है। तो फिर यह नर्स मुझे किस बात के ताने दे रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया? मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने मुझे इतना अर्जेंट बुला लिया है। पिछले 10 महीने से यह लोग मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। यह कहते हैं कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, किसी को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है। हम दूर में बैठकर ही अपने बच्चों को देख सकते हैं, पर आज शायद मैं अपनी बेटी को करीब से देखने वाली हूँ। मेरे अंदर बहुत ही खुशी हो रही थी, पर नर्स की बातें मुझे सही नहीं लगी। नर्स मुझे अपनी बेटी के पास लेकर आई, जहां पर डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, और जब वह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखा तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर की भी चीख निकल गई और अस्पताल के कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सबके सामने मेरे पसीने छूटने लगे। हुआ यूं था कि आज मेरे घर पर ननद और उसके ससुराल वाले आने वाले थे, पर मेरे पास डॉक्टर का फोन आ गया और कहा कि आप अर्जेंट घर से अस्पताल चले आओ। उनकी बातें सुनकर मैं काफी घबरा गई कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया। मैं तैयार होकर अस्पताल जाने लगी कि मेरी सास ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, बहू कहाँ जा रही है? आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, इतना सब काम बाकी है, घर पर खाना बनाना है, मेहमान नवाजी करनी है। मैंने कहा मैं अस्पताल जा रही हूँ अपनी बेटी से मिलने। इस पर मेरी सास ताने देने लगी, कहने लगी, अस्पताल वाले तो तेरी बेटी से तुझे मिलने ही नहीं देते, फिर भी रोज रोज तू वहाँ चली जाती है। आज काम नहीं करना, इसी बहाने तो वहाँ जा रही है ना। मैंने कहा, मैं तो अपनी बेटी के पास जाऊंगी, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। यूं तो मैं अपनी सास से कभी भी बहस नहीं करती और उनकी बात सुनकर चलती हूँ, पर आज डॉक्टर के कॉल ने मेरे मन को विचलित कर दिया था। आज मैं किसी के कहने पर भी नहीं रुक सकती। मैंने कहा, माँ मेहमान आएंगे तो खुद खाना बनाकर खा लेंगे, खुद ही अपने आप को खाना परोस लेंगे, और सवाल बर्तन का तो वो आप चाहे तो मेरे लिए छोड़ देना, मैं आकर सारे बर्तन धो दूंगी, पर मेरा अस्पताल में पहुंचना जरूरी है। कहकर मैं घर से निकल गई। तभी रास्ते में मेरे पति का फोन आया और वह पूछने लगे कि क्या कर रही हो? तो मैंने बताया कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। इस पर वो कहने लगे, पर आज तो घर पर मेहमान आ रहे हैं ना। मैंने उन्हें बता दिया कि अस्पताल से अर्जेंट फ़ोन आया है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से काम निपटाकर फिर घर आ जाना, नहीं तो माँ गुस्सा हो जाएगी। मेरे पति ने मुझे जाने से नहीं रोका और जाने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि हम दोनों ही इन 10 महीनों में काफ़ी परेशान हुए हैं। पूजा हमारी इकलौती बेटी है और आज इस हाल में मानसिक अस्पताल में पड़ी हुई है। शादी के 4 साल बाद पूजा बहुत मुश्किलों के साथ हुई थी और दोबारा मुझे कभी बच्चा भी नहीं हुआ। जब उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई तो हमने एक सरकारी मानसिक अस्पताल में उसको दाखिल करवा दिया। उस वक्त डॉक्टर सामने आए थे और हमारी मजबूरी को समझकर उसे वहां रख लिया था। कहा था सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से मुफ्त नहीं होता है, पर डॉक्टर ने हमें बहुत सहारा दिया था और हम उसी डॉक्टर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। पर दिमाग में आखिर उसकी क्या परेशानी है कि अभी उसकी हालत वैसी की वैसी है। मेरे पति इस हादसे के बाद से दूसरे शहर में नौकरी ले ली थी और उन सब से दूर हट गए थे। उनको इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते थे कि बेटी की हालत उन्हीं की वजह से हुई है। तभी उन्होंने आज मुझे जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन अस्पताल में आकर जब मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि अल्ट्रासाउंड में क्या है? तभी नर्स गुस्से से कहने लगी, अब आप ही बताइए कि आपकी बेटी ने यह सब कुछ कैसे कर लिया?
मैंने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन कर रखा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि यह सब कैसे हुआ। इन 10 महीनों में तो आप मुझसे मेरी बेटी से मिलने तक नहीं दिया। हम तो इस 10 महीने में उसे दूर से ही देख पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि उसकी हिफाजत करने की, फिर यह सब कैसे संभव है? डॉक्टर ने कहा, यहाँ बहुत सारे लोग एडमिट है और सरकारी अस्पताल है, तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ यह गंदा काम किसने किया होगा। हमारे पास ऐसे ही स्टाफ कम है, एक एक बंदे को 20-20 काम रहता है, तो किस किस का ख्याल करेंगे? मैं तो अपनी जिम्मेदारी में आपकी बेटी को यहाँ रखा हूँ और अपने पॉकेट से उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग गरीब है और पैसे नहीं दे सकते। तभी नर्स बोलने लगी कि आप चाहे तो अपनी बेटी को अपने पास लेकर रखिए, ऐसी लड़की को हम यहाँ नहीं रख सकते जो पागल खाने में आकर ऐसा गुल खिलाती है। नर्स की बातें सुनकर तो मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी। आखिर एक मानसिक रूप से बीमार बच्ची के बारे में वह ऐसे कैसे कह सकती है, जैसे कि मेरी बेटी ने जानबूझकर यह सब किया हो। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपकी बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में बच्चा नहीं गिराया जा सकता। कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उसके जान को खतरा है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि आपकी बेटी इस बच्चे को जन्म दे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी बेटी से नहीं मिल पाई थी, पर आप लोग तो मिल सकते थे ना। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट है और आपको पता ही नहीं चला? उन्होंने कहा, आपकी बेटी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और जब हमें शक हुआ तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया और आपको भी बुलाया। अब अगर यह बात फैलेगी तो अस्पताल में भी बदनामी होगी और आपकी बेटी की भी बदनामी होगी। फिर आपकी बेटी ठीक भी हो जाएगी तो लोग उस पर एक ऐसी बदनामी का दाग लगा देंगे कि आप शर्मसार हो जाओगे। ऐसे में यही हो सकता है कि आपकी बेटी इस बच्चे को जन्म दे और हम इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में भेज देंगे। मैंने पूछा, इससे उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा? डॉक्टर बोले, रिस्क तो है, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। उस दिन मैं रो रो कर अस्पताल से निकली थी। मेरी बेटी को तो कोई सुध-बुध ही नहीं था। उस बेचारी को तो प्रेगनेंसी का मतलब भी नहीं मालूम। अस्पताल से बाहर निकलकर परेशान होकर मैं अपने पति को कॉल किया और उनसे सारी बातें बता दी थी। उनसे यह बात कहने में भी मुझे बहुत झिझक हो रही थी, पर मैं अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ नहीं दबा सकती थी। मेरा पति यह सुनकर अंदर ही अंदर घुटने लगा था। वह एक बेबस और लाचार पिता बनकर ही रह गया, जो अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं समझ सकती हूँ कि पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। वहाँ से जब मैं घर आई तो मेहमान जा चुके थे और मेरी सास मुंह फुलाए बैठी थी। कहा, तूने आने में बहुत देर लगा दी। जब तेरी पागल बेटी से मिलने ही नहीं देते तो वहाँ बैठकर तू क्या कर रही थी? मैं सास की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले से ही गमज़दा थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि साफ सफाई और बर्तन धोते धोते थक कर चूर हो गई थी। फिर भी मैं उन बातों को भुला नहीं पा रही थी जो आज मेरे साथ हुई थी। मेरी मासूम बच्ची जाने क्या क्या झेल रही होगी। ऐसे ही मैं रोज अस्पताल जाने लगी और वह मुझे दूर से अपनी बच्ची को दिखा देते थे और मैं दिल में शोक का पहाड़ दबाए इसी तरीके से जी रही थी कि अचानक फिर एक दिन अस्पताल से कॉल आ गई कि आपको आज आना पड़ेगा, आपकी बेटी की डिलीवरी का टाइम हो गया है। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंच गई थी। मैंने अपने पति को भी आने को कहा था, पर वह इन सब से दूर थे। बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा था और उन्होंने गम में इन सब से अपने आप को अलग कर लिया था। मेरी बेटी को लड़का पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसे लेकर अनाथ आश्रम में भेज देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ फॉर्म मुझे दे दिए और कहा, इसको आप साइन कर दें। लेकिन बच्चे को देखकर उसे किसी अनाथ आश्रम में भेजने का मेरा मन नहीं हुआ। आखिर जो कुछ भी हुआ है इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? न जाने उस अनाथ आश्रम में उसे खाना मिलेगा भी या नहीं। मैंने अपने पति से कह रखा था कि बच्चे को अनाथ आश्रम भेज देंगे, पर मैं उस फॉर्म में साइन न कर सकी। बच्चे को उनके हाथ से लेकर मैं घर आ गई थी। जब मैं घर के अंदर बच्ची को लेकर आ रही थी तो मेरी सास और ननद ने मेरे हाथ में बच्चा देकर मुझे खड़ी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, तेरा पति तो यहाँ नहीं रहता,
तो किसके साथ मुंह काला करवा ली है। मेरी सास की अब बात सुनकर मुझे जवाब देते नहीं बना। मैं यह नहीं बताना चाहती थी कि यह मेरी बेटी का बच्चा है। मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल वह ठीक हो जाएगी। अब मेरी ननद कहने लगी, भाभी आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? भैया दूसरे शहर में रहते हैं, आपकी बेटी अस्पताल में एडमिट है और आप एक बच्चा लेकर आ गई। मेरी सास ने कहा। तभी मैं सोचती थी ये कहाँ गायब रहती थी और इसकी तबीयत क्यों खराब रहने लगी थी। इसने इतना बड़ा सच हमसे छुपा लिया और आज इस बेशर्म को देख बच्चा लेकर सीधे घर पर आ गई है। मैं सीधे बच्चे को लिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सास और ननद जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी और मुझे गालियां देने लगी। कहने लगी, मेरे बेटे को फ़ोन करके अभी तेरी करतूत बताती हूँ, वह आएगा तुझे घर से धक्के मार कर निकाल देगा। बेशरम औरत। मैं पहले से ही बहुत दुख झेल रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। उस मासूम बच्चे को देखकर मेरा मन बदल गया है तो आखिर मेरा नाती। भले ही इसे देखकर हमेशा यही याद आएगी कि मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। उधर मेरी सास शायद मेरे पति से फोन पर बात कर रही थी। न जाने मेरे पति ने उनसे क्या कह दिया होगा कि उन लोगों ने दरवाजा पीटना और शोर मचाना बंद कर दिया था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मेरे पति ने क्या बताया होगा। अब मैं उस बच्चे को बड़ा करने लगी। मेरी सास ने रिश्तेदारों से कह दिया था कि यह गर्भवती थी। इतने दिनों बाद गर्भवती हुई, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया था। इन लोगों ने सबसे कह दिया था कि मैं बच्चे की माँ हूँ। शायद मेरे पति ने कुछ ऐसा ही कह दिया होगा। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा था। करीब 20 दिन बाद मेरे पति घर पर आए, पर उन्होंने बच्चे को 7 दिनों तक गोद में नहीं लिया। एक दिन मैं बच्चे को सुलाकर घर पर खाना बना रही थी कि तभी बच्चे की नींद खुल गई और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन मैं उस वक्त बच्चे के पास नहीं जा सकती थी, नहीं तो खाना जल जाता और मेरी सास फिर से बात सुनाती। रोते रोते अचानक ही बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। मैं काफी घबरा गई थी कि आखिर क्या हो गया कि बच्चा अपने आप चुप हो गया। कुछ देर बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा मेरे पति बच्चे को गोद में उठाकर फिर से सुला दिया है। अब मैं अपने पति के हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरे पति भी अब रोने लगे थे। मैंने कहा, पूजा के पापा यह सब कुछ क्या हो गया हमारे साथ? हमारे बुरे दिन तो खत्म ही नहीं होते। वह बोलने लगे, जरूर बुरे दिन एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। सब मेरी ही गलती है। अगर मैं अपनी बेटी को उसके आशिक के साथ देखकर इस तरह से उसे डांटा मारा नहीं होता तो वह आज हमारे पास होती। मेरी वजह से ही उसकी मानसिक हालत खराब हुई है। मैंने कहा, पूजा के पापा अपने आप को दोष देना बंद कर दे। जिस लड़की के साथ पूजा का चक्कर था वह अच्छा लड़का नहीं है और नशा करता है, जुए में पैसे भी उड़ाता है। आपने इसी वजह से उस पर सख्ती दिखाई थी कि वह नाबालिग है। अगर अच्छा लड़का होता तो शायद आप अपनी बेटी के साथ यह सब कुछ नहीं करते। आपको उसकी फिक्र सता रही थी और बेटी की फिक्र में रात रात भर सो नहीं पाते थे। आपकी हालत भी खराब होती जा रही थी। अगर हमें पता होता इससे पूजा की मानसिक हालत बिगड़ जाएगी तो शायद हम कुछ और उपाय लगाते। मेरे पति फिर वापस काम पर चले गए और मैं फिर से उस बच्चे के साथ रह गई थी। बच्चा अब धीरे धीरे 5 महीने का हो गया था। जब भी मैं अस्पताल जाती तो डॉक्टर मुझे यही कहता कि हम बच्चे को उन्हें सौंप दें, पर मैं उनकी बात को टालती जा रही थी। मेरी बेटी की हालत में अब भी सुधार नहीं थी। एक दिन मैं अस्पताल में बैठकर दूर गैलरी से अपनी बेटी को देख रही थी। मेरे पास एक और औरत बैठी हुई थी जो कि मुझे काफी परेशान नजर आ रही थी। वह गुस्से में किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। उसकी बात खत्म हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है। फोन में कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ रही थी, तो उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी बेटी भी 8 महीने की गर्भवती थी, जबकि साल भर वह इसी अस्पताल में है। उसकी बेटी मात्र 14 साल की है। उसकी यह बात कहने के बाद मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। मैंने अपना बच्चा दिखाते हुए उसे अपनी कहानी बता दी। औरत काफी पहुंची हुई थी। कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एक नहीं दो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है।
यह हमें अपनी बच्चियों से मिलने नहीं देते और उनके साथ यह सारा गंदा काम करते हैं। शायद यहाँ और ऐसी औरतें हों जिनके साथ यह सब कुछ हो रहा हो। डॉक्टर ने उस औरत से भी कहा था कि उसकी बेटी को बच्चा होते ही अनाथ आश्रम भेज देंगे। तभी उस औरत ने कहा कि मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर आप भी मेरा साथ दे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ यहाँ क्या होता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। जब उस औरत की बेटी को बच्चा हो गया तो उसके अनाथ आश्रम की जो फॉर्म थी उसने साइन कर दी थी और वह लोग उस बच्चे को लेकर अनाथ आश्रम जा रहे थे। हम उस बच्चे के पीछे लगे हुए थे। हमें यह पता लगाना था कि उसको कहाँ ले जा रहे हैं। इसी वजह से उस औरत ने उस फॉर्म में साइन किया था। पागल खाने में तो घुसकर पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि वहाँ तो हमारा जाना मना था। और पीछा करते करते हमें पता चला कि बच्चे को किसी भी अनाथ आश्रम में लेकर नहीं गए, बल्कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहे थे। अब हम समझ चुके थे कि इस अस्पताल के साथ कुछ गड़बड़ है। हमने पुलिस को जाकर कंप्लेंट कर दी और पुलिस को सारी बातें बता दी थी। उस बिल्डिंग का एड्रेस भी दे दिया था जहां बच्चे को लेकर गए थे। पुलिस भी बिना देर किए उस बिल्डिंग में रेड मार दी। वहां पर ढेर सारे बच्चे बरामद हुए। पता चला कि वहां बच्चों को पाला जाता है। जब लड़की होती है तो उसे बाजार में ऊंचे दाम में बेच दिया जाता है और अगर लड़का हो तो उसके अंगों को बेच दिया जाता है। पुलिस को यकीन हो चुका था कि अस्पताल के लोग मिले हुए हैं। उन्होंने अस्पताल में रेड मार दी। वहां के सारे कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान पता चला कि डॉक्टर इंचार्ज ही वहां की लड़कियों के साथ गंदा काम करते थे और फिर जब उनको बच्चा हो जाता था तो अनाथ आश्रम में भेजने के बहाने बच्चों को ले लेते थे। पर डॉक्टर इंचार्ज फरार हो गया था। यह बात फैलते ही पागल खाने में एडमिट बहुत सारे पेशेंट के घर वाले अस्पताल और पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। अब पुलिस पर बहुत दबाव थी कि उस डॉक्टर इंचार्ज को गिरफ्तार किया जाए, जिस डॉक्टर इंचार्ज को मैंने मसीहा समझा था कि मेरी बेटी की हिफाजत करेगा, उसे ठीक कर देगा। उसी ने मेरे पीठ पर इतना बड़ा छुरा घोंपा था और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह गिरफ्तार हो जाए। जब बात चारों ओर आग की तरफ फैल गई तो आम लोगों की मदद से पुलिस उस डॉक्टर तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। परिवार वाले शर्म की वजह से चुप हो जाते और बच्चा दे देते थे और यह बिजनेस ये लोग काफी सालों से चला रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ की नर्स भी इन सब कामों में शामिल थी। हमने अपनी बेटी को उस अस्पताल से निकाल लिया था और उसे एक अच्छे दूसरे अस्पताल में भेज दिया था और वहाँ रहने के बाद धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ रही थी। डॉक्टर का यह कहना था कि शायद पहले वाले अस्पताल में उसे कोई दवाइयाँ नहीं दी गई थी, जिस वजह से वह ठीक भी नहीं हो रही थी। उसके साथ यह सारा गंदा काम किया जा रहा था। मेरे पति दूसरे शहर से हमारे शहर आ चुके हैं और यहाँ पर काम भी ले लिया है। मैं और मेरे पति मिलकर ही बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। बच्चा मुझे ही माँ और मेरे पति को पापा कहता है और हम इस बच्चे को कभी भी पता नहीं चलने देंगे कि मेरी बेटी ही उसकी असली माँ है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम उसे घर पर ले आए। आप लोग भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ में मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा ना हो। सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू।